My name is Vikas Kumar and welcome to this channel of Genius Classes. Today we will be study about electric potential energy due to dipole in uniform electric field. मतलब आज हम लोग ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल के कारण पढ़ेंगे और वो भी डाइपोल को कहाँ पे रखा गया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। नॉन यूनिफॉर्म के केस में कहीं नहीं पूछता है और उसको पढ़ना भी नहीं है, बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को रखा जाता है तो उस कंडीशन में वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, इसके बारे में ना आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इससे पढ़ने से पहले हम लोग कुछ ना जो पीछे पढ़ चुके हैं वो सब के बारे में रिवाइज कर लेते हैं ताकि उसका यूटिलाइज करके ही ना इसको आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाइपोल क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताया था कि दो अपोजिट चार्ज जो होता है एक दूसरे के आर्क डिस्टेंस में सेपरेटेड हो। ये मान लीजिए एम मिडिल पॉइंट है, ये एल है, तो ये डाइपोल का निर्माण कर रहा है। एक होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो होता है सिर्फ पी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डाइपोल मोमेंट होता है क्यू गुने 12 के बराबर होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसकी यदि डायरेक्शन की बात की तो नेगेटिव टू कौन डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। ये तो हो गया डाइपोल मोमेंट की बात। अब बात ये है कि पिछले लेक्चर में हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे कि जो डेल्टा यू होता है यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसको बोल सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होता है। यानी कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है उसके बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और एक बात और जानते हैं हम लोग कि वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा होता है वो निगेटिव साइन ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है उसका नेगेटिव साइन बोल सकते हैं वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो होता है इससे नेगेटिव साइन होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। तो ये सब ना बेसिक फंडा है, और यही सब बेसिक फंडा को यूज करके ना आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल निकालेंगे कि किसी डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस कंडीशन में वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसके बारे में देखेंगे। मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें मान लीजिए कि कोई एक डाइपोल को इस प्रकार से रख दी जाती है। ये मान लीजिए माइनस क्यू और यहाँ पे पॉजिटिव क्यू। एक डाइपोल का निर्माण कर रहा है। मान लीजिए ये एम मिडिल पॉइंट है, ये एल है, और ये भी क्या है, एल है। ये तो हो गया डाइपोल। अब यहाँ पे ये डाइपोल जब रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, तो इधर की ओर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी जो क्यू ई के बराबर होगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के इधर की ओर एक फोर्स लगेगी जो ये भी क्यू ई के बराबर होगा। दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं तो एफ नेट की वैल्यू यानी कि टोटल फोर्स जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, तो टोटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अच्छा एक बात और, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगा, तो क्यू इंटू 12 होगा। दूसरी बात कि यदि बात की जाए यहाँ पे ना कि यहाँ पे हम लोग को ना वर्क डन निकालना है। पहले टॉपिक का ना अर्थ समझते हैं क्या कह रहा है। ये डाइपोल ना मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में θ1 एंगल से रखा हुआ। कितना एंगल से, θ1 से, और ये θ1 एंगल पे रखा हुआ है, और मान लीजिए इस डाइपोल को हम टर्न करके अब θ2 कर देते हैं। मान लीजिए ये एंगल पहले से θ1 पे रखा हुआ था, अब ये डाइपोल को ना देखिए, ये डाइपोल को टर्न करके इस प्रकार से टर्न कर देते हैं। टर्न कर देंगे तो ये पॉजिटिव क्यू है से यहाँ पे आ जाएगा और नेगेटिव क्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से यानी कि ये θ1 पर पहले से था, अब इसको टर्न करके θ2 पे कर दिए। मान लीजिए ये पूरा एंगल कितना है, θ2। अब क्या है कि जब θ1 से θ2 डाइपोल को किए तो हम लोग को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वही एक्सटर्नल वर्क डन कितना करना पड़ेगा उसी बात को हम लोग को ना यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। यहाँ पे दो बात निकालना है। पहली बात तो ये निकालेंगे कि जब θ1 से θ2 जब θ1 से θ2 डाइपोल को कर दी जाती है तो वहां पे एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा ये निकालेंगे।
और दूसरी बात ये निकालेंगे कि जब मान लीजिए कि इस डाइपोल को किसी भी पोजीशन पे रखा जाए, θ1 पे, θ2 पे, θ3 पे, कहीं पे भी रखा जाए, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, उस बात को निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब θ1 से इसको θ2 कर दी जाती है, डाइपोल को रोटेट करके, जब डाइपोल को रोटेट करके θ1 से θ2 कर दी जाती है, उस कंडीशन में वर्क डन क्या होगी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा। सबसे पहले स्क्रीनशॉट इतना का ले लीजिए, उसके बाद निकालते हैं। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ना जब θ1 से θ2 कर दी जाती है डाइपोल को, तो किस प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी होगा उसके बारे में देखेंगे। तो उसके बारे में देखने के लिए देखिएगा, यहाँ पे ना जब क्या होता है कि किसी लिनियर स्ट्रेट पे सीधा रास्ता पे ना मोशन होता है, उसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। और ट्रांसलेशनल मोशन की यदि बात की जाए, तो ट्रांसलेशनल मोशन में जो वर्क डन होता है, ट्रांसलेशनल मोशन में जो वर्क डन होता है वो W बराबर एफ डॉट क्या होता है, एस होता है। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट होता है, वही क्या देता है, W वर्क डन देता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि नेट फोर्स क्या है, जीरो है। नेट फोर्स जीरो है क्योंकि ये डायरेक्शन में भी क्यू लग रहा है, ये डायरेक्शन में भी क्यू, नेट फोर्स जीरो है। तो ये जीरो होने के कारण, नेट फोर्स जीरो होने के कारण ये ट्रांसलेशनल मोशन तो देगा नहीं। तो देगा कौन मोशन, तो रोटेशनल मोशन देता है। ये कौन मोशन देता है, रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन जो होता है वो वर्क डन के फॉर्मूला होता है टाउ डॉट थीटा। यानी कि कहने के मतलब टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के जो डॉट प्रोडक्ट होती है वही क्या देता है, वर्क डन देती है। अब यहाँ पे रोटेशनल मोशन क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क जनरेट हो जाता है। डाइपोल के केस में टॉर्क जनरेट हो जाता है, ये आप लोग को पहले भी पढ़ा चुके हैं, टॉर्क इन डाइपोल। तो यहाँ पे ना टॉर्क जनरेट हो जाता है डाइपोल के केस में, इसलिए रोटेशनल मोशन देगा। रोटेशनल वर्क डन निकाल सकते हैं। बात ये है कि रोटेशनल वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे W बराबर होता है टाउ इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रोटेशन है, देखिएगा जो रोटेशन है वो रोटेशन कहाँ से कहाँ है, θ1 से θ2। ये देखिए θ1 पे पहले था, अब इसको रोटेट करके इस प्रकार से रोटेट करके इधर रोटेट कर दिए, यानी कि θ1 से θ2 कर दिए। जब θ1 से θ2 कर दिए तो रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे ये θ1 था, अब इसको θ2 कर दिया, मतलब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। यानी कि रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अच्छा, ये तो हो गया एंगुलर रोटेशन की। बात करते हैं थोड़ा सा टॉर्क की। टॉर्क मतलब टॉर्क की। तो टॉर्क बराबर हम आप लोग को पहले भी पढ़ा चुके हैं, टॉर्क जो होता है सिर्फ P क्रॉस क्या होता है, E होता है। या फिर इसको मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो P साइन थीटा होगा। जहाँ थीटा क्या है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E। E एंड P नहीं, P एंड E। प्रूफ करके बताया था कि P डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल को ही क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे P और E के बीच के एंगल क्या है, थीटा है। अब यहाँ पे देखें तो ये टॉर्क की डायरेक्शन निकालते हैं। तो टॉर्क की डायरेक्शन निकालेंगे तो ये तो मिडिल पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स ये QE यहाँ पे लग रहा है और QE इधर लग रहा है। तो ये QE लगाएगा, इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। ऐसे लगाएगा तो ये टॉर्क की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, टॉर्क की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी। तो जब टॉर्क की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, यानी कि टॉर्क किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब टॉर्क इसको डाइपोल को इस प्रकार से घुमाना चाह रहा है और जो हम लोग रोटेट करके इसको ना एंटी क्लॉकवाइज करना चाह रहे हैं। तो दोनों के बीच जब क्या हुआ कि रोटेशन और टॉर्क के बीच में जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, और एक दूसरे के अपोजिट है, तो एंगल कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री।
अच्छा यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे देखें कि टॉर्क जो है वो टॉर्क बराबर पी साइन थीटा है। अगर मान लीजिए ये थीटा 1 होता तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू थीटा 1 हो जाती। ये जैसे ही ये डाइपोल को थोड़ा सा और करके थीटा 2 कर दें तो यहाँ पे भी थीटा 2 हो जाता। यानी कि जो टॉर्क है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि थीटा जैसे जैसे वैरी कर रहा है वैसे वैसे टॉर्क भी क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। तो जब टॉर्क थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो टॉर्क वेरिएबल है, तो वेरिएबल के केस में ये फार्मूला वर्क डन में नहीं लगेगा, क्योंकि ये फार्मूला ये सब जो फार्मूला है वो तब वैलिड है जब इस फार्मूला में टॉर्क क्या हो, कांस्टेंट हो, इस फार्मूला में फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। जब फोर्स हो या टॉर्क हो वो वेरिएबल हो जाता है तो वर्क डन की फार्मूला भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। और फिर वर्क डन की नया फार्मूला आता है जो इंटीग्रेशन वाला आता है, और इंटीग्रेट करके जो फार्मूला आता है वही क्या देगा, वर्क डन देगा। तो यहाँ पे ना, यहाँ चूंकि देख रहे हैं कि थीटा 1 से थीटा 2 थीटा 3 ये सब मतलब टॉर्क क्या है, वेरिएबल है। तो टॉर्क वेरिएबल होने के कारण वर्क डन की फार्मूला क्या होगी, बदल जाएगी, और वो वर्क डन जो होगा से क्या होगा, वेरिएबल होगा। बात यह है कि वर्क डन होगा कितना, तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अच्छा यहाँ पे ना एंगल चूंकि रोटेशन और क्या बोलते हैं यहाँ टॉर्क, ये दोनों के बीच के एंगल जो होगा से कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, वो वर्क डन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन लगेगा। इंटीग्रेशन क्यों लगेगा, क्योंकि ना यहाँ पे टॉर्क क्या है, वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि थीटा पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि थीटा चेंज कर रहा है तो टॉर्क भी क्या करेगा, चेंज करेगा। अच्छा टॉर्क किसके किसके बीच में निकाले हैं, यहाँ थीटा 1 से लेके कहाँ के बीच में, थीटा 2, यानी कि जो वर्क डन निकाल रहे हैं तो थीटा 1 से लेके थीटा 2 के बीच में निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे ये हो गया टॉर्क, और चूंकि ना वेरिएबल रहता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा लिया जाता है, यहाँ डी थीटा। अब चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये थीटा 1 थीटा 2 यहाँ टॉ, और ये डी थीटा, और डॉट प्रोडक्ट रहता है तो कॉस थीटा हो जाता है। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो मैं बताया कि रोटेशन और टॉर्क के एंगल के बीच कितना है, 180 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगी, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होगी तो यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 टाउ डी थीटा कॉस 180 की वैल्यू -1, सही है। इसके बाद यहाँ से देखिए थीटा 1 थीटा 2 माइनस को बाहर कर दिए, टाउ की वैल्यू रखिएगा तो पी साइन थीटा होता है, और डी थीटा की डी थीटा बराबर, देखिए ये बराबर यहाँ पे करते हैं थीटा 1 के थीटा 1। अच्छा पी और ई ये दोनों तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर सकते हैं, तो माइनस पहले से बाहर है, पी ई थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा अंदर साइन थीटा डी थीटा बराबर, देखिएगा बराबर, यहाँ पे माइनस पी के माइनस पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 माइनस पी, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ से कॉस, पहले अपर लिमिट रखते हैं थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो वर्क डन आया किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स वो आया P, बड़ा में लिख देते हैं, बराबर P cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। यानी कहने के मतलब ये हुआ कि जब इस डाइपोल को थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक घुमाया जाता है, जब इस डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 पर घुमाया जाता है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन इतना करना पड़ेगा, और यही पूछेगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा तो सिर्फ इसमें माइनस लगा देंगे, और माइनस लगाने के बाद जो फार्मूला देगा वो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगी ये, या फिर कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस बात को देगा। तो इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बताते हैं, और यही ना मेन फार्मूला है।
अभी हम लोग देखे कि θ1 से θ2 तक डाइपोल को ले जाने में जो वर्क डन किया गया इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वो कितना आया, तो Pe cos θ2 माइनस cos θ1 यही आया। अगर कोई पूछे कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना वर्क डन करना पड़ेगा तो सिर्फ इसमें माइनस लगा देंगे, बस एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा निकल जाएगा। दूसरी बात कि मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलता हूँ कि ये तो हो गया θ1 से θ2 तक ले जाने में किया गया वर्क डन। अब मान लीजिए कि किसी डाइपोल को ना किसी भी एंगल पे रखा गया है, ले नहीं जाते हैं, किसी भी एंगल पे रखा गया है, उस एंगल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी इस बात को पता लगाएंगे। तो उस एंगल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी इस बात को पता लगाने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और ये बराबर किसका होता है, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। और ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो माइनस वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। ये ना ये बेसिक फंडा हो गया, ये बात बहुत अच्छा है। अब यहां से देखते हैं कि यू फाइनल क्या होगा, तो पहले था θ1 पे, अब बाद में θ2 पे किया गया, यानी कि यू फाइनल होगा यू θ2 माइनस यू इनिशियल क्या था, यू θ1 पे था, यू θ1 बराबर ये वाला रिलेशन को लेके चलते हैं, इसको इक्वेट करते हैं तो ये माइनस के माइनस, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, तो ये वाला, यानी कि Pe cos θ2 माइनस cos θ1। अब यहाँ पे ना ये रिलेशन तो फाइंड हुआ, लेकिन किसी हमको फिक्स एंगल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी इसको निकालना है। तो किसी भी फिक्स एंगल पे निकालना है तो उसके लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा, और रेफरेंस लाइन पर ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, 0 माना जाता है। तो यहाँ पे ना एक एजम्पशन लिया जाता है, और वो एजम्पशन ये लिया जाता है कि पहले से जो डाइपोल है वो θ1 की वैल्यू मान लीजिए 90 डिग्री ले ली जाती है, यानी कि पहले से जो डाइपोल है वो 90 डिग्री पे रखा गया। θ1 की वैल्यू एजम्पशन है, ये एजम्पशन है, और θ1 को जब 90 डिग्री ले ली जाती है तो उस कंडीशन में जो 90 डिग्री पे जो एनर्जी होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी कि यहाँ पे ना रिफरेंस के रूप में डाइपोल को ना परपेंडिकुलर रखा जाता है, और परपेंडिकुलर रखने के बाद वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। जब ये कंडीशन एजम्पशन के रूप में लेंगे तो ये ना इसमें बैठाएंगे, इसमें बैठाइए यू θ2 की यू θ2 माइनस यू θ1 के वैल्यू कितना लेना है, 90 बराबर माइनस के माइनस पी के पी cos θ2 के cos θ2 माइनस cos θ1 के 90 डिग्री, u θ2 की u θ2 माइनस u 90 की वैल्यू कितना लेना है, 0 बराबर माइनस पी के माइनस पी cos θ2 के cos θ2 cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से u θ2 जो हुई वो माइनस पी ई cos θ2, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब इस डाइपोल को θ2 एंगल पे रखेंगे, जब इस डाइपोल को θ2 एंगल पे रखेंगे उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो माइनस पी ई कॉस और θ2 की वैल्यू रख देंगे। मान लीजिए ना कि कोई पूछता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये है कि किसी डाइपोल को 60 डिग्री पे रखा गया है, तो उस 60 डिग्री पे रखने के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालें, तो यू 60 निकालना है, यू 60 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस, और यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। जितना एंगल पे निकालना रहे माइनस पी और उतना कॉस उतना एंगल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एंगल पे
आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी बात को ना थोड़ा सा और एडवांस करके देखिए कि यू जनरल फॉर्म में लिख के देखते हैं। मान लीजिए किसी भी एंगल को मान लीजिए थीटा मानते हैं, तो किसी भी एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो खाली कुछ नहीं, डाइपोल के कारण, किसी भी एंगल पे डाइपोल के कारण पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस पी ई कॉस, और वो एंगल क्या है, थीटा। तो ये हो गया ना जनरल फॉर्म डाइपोल के कारण पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। तो ये फार्मूला को यूटिलाइज करके ना हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी बात को और थोड़ा सा एडवांस देखते हैं। यू थीटा जो होगा माइनस पी पी कॉस थीटा को पी डॉट ई भी लिखा जा सकता है। डॉट के मतलब ये होता है ना, कॉस थीटा वेक्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ना किसी हम खास एंगल पे, किसी पार्टिकुलर एंगल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल क्या होगा वो निकाल सकते हैं। और जब थीटा 1 से थीटा 2 पर ले जाते हैं तो उस कंडीशन में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग ना इस थ्योरी को यूटिलाइज करके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, और वो न्यूमेरिकल्स ना कंसेप्चुअल व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग ही के बनाना है, न्यूमेरिकल्स हम नहीं बनाएंगे। मान लीजिए कोई डाइपोल है, उसको 0 डिग्री पे रखा गया। शुरू में इनिशियली बात करते हैं। किसी डाइपोल को 0 डिग्री पे रखा गया है, उसकी डाइपोल मोमेंट P है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है। डाइपोल मोमेंट P है। लेंथ की बात करें तो लेंथ क्या है, 2L है। ये सब देख लिए, सब कुछ दे दिया, और उसको ना 0 डिग्री पे रखा गया है। और बाद में उसको फाइनली यदि देखा जाए तो उसको ना 0 डिग्री से 180 डिग्री पे रोटेट कर दी जाती है। और उसी डाइपोल, वही डाइपोल है तो उसकी डाइपोल मोमेंट भी वही होगी, ई भी वही होगी, लेंथ वही, सब कुछ सेम है। सिर्फ क्या किया गया है, फिगर के अनुसार देखा जाए तो ये मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इनिशियली में क्या किया गया है कि ये देखिए, ये पॉजिटिव क्यू, ये नेगेटिव क्यू, अभी कितना डिग्री पे है, 0 डिग्री पे, क्योंकि एंगल किसके किसके बीच में होता है, तो डाइपोल मोमेंट इस कंडीशन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही, यानी कि कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री। अब इसी डाइपोल मोमेंट को ना चेंज, यानी कि क्यू को उठा के इधर और इसको इधर, पॉजिटिव क्यू इधर और नेगेटिव क्यू इधर, और इसको चेंज कर दी गई है। तो चेंज करने के दौरान वर्क डन करना पड़ेगा। अब वहां पे ना इनिशियली से फाइनली जाने में, यानी कि उस डाइपोल को 0 डिग्री से 180 डिग्री करने में वर्क डन कितना एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा करना पड़ेगा, यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वही आप लोग को क्या करना है, फाइंड करना। बहुत आसान है, हैंड्स दे देते हैं। आसान कैसे है, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा फाइंड करना है। तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन फाइंड करना है, वो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव साइन ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क डन के बराबर होगा। ये कंसेप्ट याद रखिए। देखिए यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स के नेगेटिव साइन के बराबर होता है। अगर किसी वजह से हम वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लें और ओकरा में नेगेटिव साइन लगा दें तो आराम से एक्सटर्नल एजेंट आराम से प्राप्त हो जाएगा। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकलेगा, तो ये फॉर्मूला से। थीटा 2 क्या है, तो फाइनल एंगल, थीटा 1 क्या है, इनिशियल एंगल। ये थीटा 2 की वैल्यू 180 रखेंगे, थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे, और उसके बाद पी लगा देंगे, आराम से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लें। अब ना हम लोग इसी फंडा को यूटिलाइज करके ना एक दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, वो भी आप लोग ही के बनाना है। ये न्यूमेरिकल क्या बोलता है कि मान लीजिए ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखा गया।
ये डाइपोल जो है सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी। ये डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में अभी ना इनिशियली में 60 डिग्री एंगल बना रहा है। लेंथ एल है, ये भी एल है, पी है, ई है। अभी कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। और इसको ना अब 60 डिग्री से इस प्रकार से डाइपोल को चेंज कर दी जाती है, किसको? इस प्रकार से रोटेट की जाती है। और इस प्रकार से रोटेट करेंगे तो ये डाइपोल इस प्रकार से हो जाएगा, पॉजिटिव क्यू इधर, नेगेटिव क्यू इधर। इसको रोटेट करते हैं तो इसके साथ में एंगल मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री बनता है। तो यहाँ से इसको रोटेट करके यहाँ आने में क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। और वो वर्क डन करना पड़ेगा तो वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आप लोग को क्या करना है? निकालना है। यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालिएगा, लेकिन यहाँ पे ना अगर कहिएगा तो बोलिएगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालेंगे सर, तो क्या होगा कि यही फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ निगेटिव लगा देंगे। थीटा 2 की वैल्यू कितना रखेंगे? तो 60 रख देंगे। थीटा 1 की वैल्यू 60 रख देंगे। तो कॉस थीटा 2 कॉस 60 ये दोनों घटेगा, जीरो, टोटल क्या कर देगा? जीरो। गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो एंगल लिया जाता है ना, एंगल वो किसके किसके बीच के एंगल है? तो P और E के बीच के एंगल, यानी कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल ये है, तो ये तो 60 डिग्री ठीक है। लेकिन यहाँ पे डाइपोल मोमेंट देखिएगा तो ये नेगेटिव क्यू इधर, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, तो ये दोनों के बीच में एंगल अब क्या हो जाएगा? 120। यानी कि ये वाला कंडीशन में ना, ये वाला कंडीशन में एंगल 120 लेना है, ना कि 60 लेना है। यही बात को ध्यान रखते हुए और इस न्यूमेरिकल को क्या कर देना है? सोल्व कर देना है। स्क्रीनशॉट क्वेश्चन को ले लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी तक हम लोग ना इस टॉपिक में जितना बातों को पढ़े ना, उसका एक समरी तैयार करते हैं और उससे कुछ ऑब्जेक्टिव निकालते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। देखिए अभी हम लोग देखिए कि मान लीजिए किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखा गया है, ये पॉजिटिव क्यू या नेगेटिव क्यू, यहाँ पे फोर्स लगेगी क्यू ई, इधर लगेगा क्यू ई। तो इस कंडीशन में देखिए कि जो टोटल फोर्स था वो क्या था? जीरो था। टोटल फोर्स क्या था? जीरो था। उसके बाद हम लोग देखें कि जो टॉर्क होता है वो पी क्रॉस क्या होता है? ई होता है, यानी कि पी ई साइन थीटा होता है। उसके बाद देखें हम लोग की जो एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो होता है माइनस पी कॉस थीटा, यही होता है। हाँ, माइनस पी कॉस थीटा, इसको ना ऐसे लिखे माइनस पी डॉट ई लिख सकते हैं। इन सब बातों को देखें। अब इन सब बातों को देखते हुए हम लोग 3 केस लेके चलते हैं और उन 3 केसों में हम लोग ऑब्जेक्टिव निकालेंगे। केस 1 में जब थीटा की वैल्यू मान लीजिए 90 डिग्री लेते हैं, मतलब डाइपोल को ना 90 डिग्री पे रखा जाता है इस प्रकार से। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल को इस प्रकार से रखा जाता है। ये हो गया पॉजिटिव क्यू, ये हो गया नेगेटिव क्यू। 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है तो इधर की ओर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। इधर की ओर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो इस कंडीशन में एफ जो होगी वो एफ नेट की वैल्यू क्या होगी? हमेशा जीरो। टॉर्क की वैल्यू देखें तो टॉर्क बराबर होता है पी साइन थीटा की वैल्यू कितना है? 90 डिग्री, यानी कि पी और ई हो जाएगा। यह टॉर्क होगा। यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू क्या आई? पी आई। दूसरी बात, एनर्जी की बात करें तो यू थीटा जो होती है वो माइनस पी ई कॉस थीटा की वैल्यू कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो यू थीटा की वैल्यू माइनस कॉस 90 की वैल्यू जीरो, यानी कि टोटल क्या हो गई? जीरो। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब ना डाइपोल को 90 डिग्री पे रखा जाता है उस कंडीशन में जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क मैक्सिमम लगता है। क्या लगता है? मैक्सिमम। टॉर्क क्या लगता है? मैक्सिमम। मतलब ये टॉर्क लगता है, मैक्सिमम लगता है, और ये टॉर्क क्या करता है? इसको रोटेट करने की कोशिश करता है। और उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? जीरो की बराबर होती है। उसके बाद केस 2 में देखते हैं।
केस 2 में ना थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेते हैं। 0 डिग्री का मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और टॉर्क जो डाइपोल है उसको भी इसी डायरेक्शन में रखना है। थीटा की वैल्यू 0 रखिएगा तो एफ नेट क्या होगा, एफ नेट तो हमेशा 0 होगी। टोटल फोर्स कितना लगेगा, 0। टोटल फोर्स 0 लग रहा है यानी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है। ऐसे 11वीं क्लास में ना आप लोगों को पढ़ना था। तो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा है। टॉर्क की वैल्यू देखते हैं तो टॉर्क बराबर होता है पी ई कॉस साइन 0 डिग्री, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 0 0 यानी कि 0, यानी कि यहाँ पे ना तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा, टॉर्क की वैल्यू भी 0 है, इसका मतलब ना तो रोटेशनल मोशन होगा। और जब किसी प्रकार की ना तो ट्रांसलेशनल मोशन होती है ना रोटेशनल मोशन होती है तो माना जाता है कि वो बॉडी जो है कोची में है, इक्विलिब्रियम में है। यानी कि ना जब डाइपोल को 0 डिग्री पे रखा जाता है तो डाइपोल जो होता है उस कंडीशन में कौन इक्विलिब्रियम होता है। उसके बाद यदि यू थीटा की वैल्यू देखा जाए तो यू थीटा बराबर माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री बराबर यू थीटा बराबर माइनस पी ई कॉस 0 की वैल्यू क्या होता है 1। यानी कि देख रहे हैं कि इस कंडीशन में जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस पी यानी कि मिनिमम है, सबसे मिनिमम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एकदम मिनिमम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जरा सा भी ना इधर उधर रोटेट नहीं करेगा, इसलिए इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि जो कोई भी डाइपोल जो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब उस डाइपोल को ना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल पे रखा जाता है। उसके बाद यदि देखें केस 3 में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रख लेते हैं। 180 का मतलब ये हुआ कि ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और यहाँ पे पॉजिटिव क्यू को रखा जाता है, यहाँ पे नेगेटिव क्यू को रखा जाता है। ये हो गया डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है, 180 डिग्री। तो एफ नेट तो हमेशा क्या होगी, 0 होगी। अच्छा टॉ की वैल्यू देखें तो टॉ बराबर पी साइन 180, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, यानी कि टॉ की वैल्यू भी क्या हो गई 0। एफ नेट की वैल्यू 0 मतलब फोर्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। टॉ की वैल्यू भी 0 है, इसका मतलब रोटेशनल मोशन नहीं होगा। दोनों मोशन नहीं होगा तो बॉडी कोची कहलाएगा, इक्विलिब्रियम में। यानी कि ये भी बॉडी कोची में है, इक्विलिब्रियम में। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी डाइपोल जो होता है इक्विलिब्रियम में दो कंडीशन में होता है। पहला कंडीशन ये है जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, दूसरा कंडीशन ये है कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू देखते हैं, यू थीटा की वैल्यू। तो यू थीटा बराबर देखते हैं माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री हो जाएगा। यू थीटा बराबर माइनस पी ई और कॉस 180 की वैल्यू -1। यू थीटा बराबर माइनस माइनस प्लस यानी कि पी ई। अच्छा पी यानी मैक्सिमम वैल्यू आया, पॉजिटिव आया, मैक्सिमम वैल्यू। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ना किसी डाइपोल को 180 डिग्री पे रखा जाता है उस कंडीशन में वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम होने के कारण वो इस प्रकार से होती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम होती है, यानी कि इसको ना ये इस प्रकार से रोटेट कर देना चाहती है। तो वहाँ पे क्या होती है कि जो इक्विलिब्रियम होता है अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। यानी कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव के तौर पे सीधा तरीका से देखा जाए तो यही है कि कोई भी डाइपोल जो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होता है जब 180 डिग्री पे रखा जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होता है जब 0 डिग्री पे रखा जाए। कब मैक्सिमम क्या होता है, कब मिनिमम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख चुके। तो ये था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगले लेक्चर में ना हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कैपेसिटर, और वो ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग टॉपिक है। ये जो न्यूमेरिकल दिए हैं उसको बना लीजिए, ये सब देख लीजिए सही से। थैंक्स।